हेलो +1 क्लास, कैसे हो आप सब। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, जो दो एटम को आपस में क्लोज लाती है। अब जैसे देखो, ये दो एटम है, ये आपस में क्लोज कैसे आएंगी? केमिकल बॉन्डिंग से आएंगे ना, दो एटम आपस में क्लोज, ठीक है ना। तो अब जब ये दो एटम आपस में क्लोज आ जाएंगे तो ये एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है ना। तो जब एक अट्रैक्टिव फोर्स जब जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम को मतलब टुगेदर करके रखती है, वो ही केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। अब एटम कंबाइन क्यों करते हैं? कोई भी कंबाइन क्यों करना चाहता है बेटा? कोई भी रिएक्ट क्यों करना चाहता है? स्टेबल होने के लिए, ठीक है ना। तो कोई भी एटम तो कंबाइन होना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके, वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर सके। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन कोई क्यों अचीव करेगा? मतलब कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल कैसे होगा? अब देखो, नोबल गैस जो है ना, उसमें जो है कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन होती है, यानी कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, ना तो वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, ना तो वो गेन करेगा। जिसके आउटरमोस्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वही जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लूज़ करेगा और रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यही ऑक्टेट रूल कहलाता है कि जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है वो स्टेबल हो जाता है, उसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टेट रूल में कई सारी एक्सेप्शंस भी हैं। अब बेटा, इन कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल कैन नॉट, हाइड्रोजन में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन जो है इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है उसके पास जो है, आई मीन्स टू से दैट कि हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं कि वो शेयर कर सके। अब जैसे उसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी वो शेयर करेगा, तो उसके पास क्या बचेगा? तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन होगी। अब बेटा, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ठीक है ना। अगर सेंट्रल एटम जो है उसके पास ना 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BeCl2 है, ये देखो, ये BeCl2, आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन बने? 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। तो BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब BF3, ये देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये भी अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। AlCl3, इसमें भी 3 बॉन्ड है, तो 3 to 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम जो है उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बैलेंस शेल में, तो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। अभी हमने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड वन, जैसे PF5, अब इसको खोल के लिखोगे तो F कितने? 5 है। 5 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपको पता है F6, तो एक बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन। और F7 मतलब एक बॉन्ड में 7, एक बॉन्ड में ये यहाँ पे बॉन्ड कितने? 7, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 बॉन्ड में 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो, हमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से 8 से कम है और यहाँ 8 से ज़्यादा है, तो इसका मीन्स ये स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब नोबल गैसेज जो होती हैं ना, बहुत सारे नोबल गैसेज जो है वो भी बहुत सारे कंपाउंड बनाती हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नोबल गैसेज जो हैं ये ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट ही, ठीक है ना। रिसेंटली नंबर ऑफ कंपाउंड, अब हाँ, तो यहाँ पे बोला है। अब देखो, आपको पता है कि नोबल गैसेज ने बहुत सारे कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं। अब ऑक्टेट रूल में बोला गया था कि नोबल गैसेज जो हैं वो किसी से रिएक्ट करके कंपाउंड नहीं बनाएगी, क्योंकि वो इनर्ट गैसेज है, उनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट ये बात गलत प्रूव हुई, क्योंकि नोबल गैसेज जो है वो रिएक्ट करती हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि डिस्कवर्ड हुए हैं, ठीक है। टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, अब देखो, अब पहला है कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी को अचीव कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट करके। अब जब देखो मिनिमम एनर्जी क्या, जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज जाती है ना, तो कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो है वो एक्शन में आती है। अब जो दो इंसान आपस में क्लोज जाएंगे, दो एटम आपस में क्लोज होंगे, या तो उनमें अट्रैक्शन होगा या उनमें रिपल्शन होगा। अगर अट्रैक्शन हुआ ना, तो एनर्जी का क्या होगा? रिलीज, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स मोर होगी तो रिपल्सिव, अगर
अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स मोर होगी। अब अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अगर रिपल्शन होगा तो कम एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। अब आगे लुईस डॉट सिस्टम, इसमें क्या है, लुईस डॉट सिस्टम में क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि एटम विद ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट विद अदर इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन शॉन विद द हेल्प ऑफ डॉट। अब बोलते हैं कि लुईस डॉट सिंबल जो है ना, वो ये बताता है कि ये मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको शो करता है, ठीक है ना। जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनको डॉट की हेल्प से या क्रॉस की हेल्प से शो किया जाता है। एंड सच अ सिंबल इज नोन एज लुईस डॉट सिंबल। अब ऐसे आपको पता नहीं चलेगा एग्जाम्पल से समझे। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पे उसकी कन्फिग्रेशन लिखी है 281, ठीक है। और ये कैल्शियम है, कैल्शियम की कन्फिग्रेशन 2882, 20 नंबर होता है ना इसका एटॉमिक नंबर। और फ्लोरीन की 27। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो सोडियम लिख दिया और 1 डॉट लगा दिया। यहाँ आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है, तो 2 डॉट लगा दिया। यहाँ आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, 2 4 6 7 डॉट लगा दिए, ठीक है ना। तो एटम विद ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आउटर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोर। तो बोलते हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको काट दो। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं कोर, और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कर्नल। तो आप कोर और कर्नल, आई होप आपको क्लियर हो गए क्या होता है। अब हम आगे जानेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो वो बॉन्ड जो जब ना इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है तो दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, एक एटम, मानो 2 एटम है, उसमें से एक एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ले और अपने ऊपर पॉजिटिव आयन डेवलप कर सके। और दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन ना, जो फर्स्ट वाले एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ना, तो वो लूज़ किए इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम जो है वो उनको गेन कर लेता है ताकि नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करके वो अपने ऊपर नेगेटिव आयन डेवलप कर सके। अब आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, हम NaCl की एग्जांपल समझेंगे। अब यहाँ पे ना Na है, Na की कन्फिग्रेशन है 281, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। क्लोरीन की कन्फिग्रेशन है 287, यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है सोडियम जो है, अगर बेटा ये सोडियम जो है इसके लिए इजी क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए जाएंगे। और क्लोरीन जो है ना, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है अब इसके लिए इजी क्या होगा, जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ये इसको गेन कर ले ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बताया। तो ऐसा करने से इन दोनों के बीच, अब सोडियम जो डोनेशन करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये मेरा बोलने का मतलब था, ठीक है। जो बेटा याद रखना, जो चार्ज देता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, जो चार्ज लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब ये कौन सी फोर्स, अब जब चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस और प्लस, तो दो एटम के बीच में कौन सी फोर्स आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी। क्योंकि बेटा जब ऑपोजिट चार्ज, अब देखो जब सोडियम के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस की ऑपोजिट चार्ज डेवलप होने से इन दोनों के बीच कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड डेवलप हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन होता है बाई एन एटम, एक एटम द्वारा ड्यूरिंग फार्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो कई बार ना डेफिनेशन पूछ लेते हैं, आपने बस आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको हिंदी में मतलब पता होना चाहिए, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, आप खुद भी बना सकते हो, क्रैमिंग नहीं करनी। इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं एक एटम के द्वारा, जिसके कारण उनमें आयनिक बॉन्ड बनता है, इसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। अब बाकियों में भी ऐसे एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल समझा दी, बाकी आपने खुद देखना। जैसे MgO है तो यहाँ पे 282 है, तो 2 है ना आउटरमोस्ट शेल में, तो यहाँ पे Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा जिससे इसमें +2 चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन देखो इसमें 2 6 है, तो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा जिससे
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेके अपना इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसके ऊपर -2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। अब ऑपोजिट चार्ज आने से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड डिवेल्प हो गया, आयनिक बॉन्ड। ये 2 एग्जाम्पल भी वैसे हैं, अब मैंने 2 समझा दी, 2 आप खुद देखना। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में अब देखो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपको मैंने अभी समझाया कि आयनिक कंपाउंड कैसे, इसमें पॉजिटिव आयन जो है अट्रैक्ट करता है नंबर ऑफ नेगेटिव आयन को फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शनल नहीं होगी, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये आयनिक कंपाउंड कभी भी मतलब मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा एक लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। अब आयनिक कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन नंबर भी है। अब आयनिक कंपाउंड में ईच पॉजिटिव, अब देखो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, प्लस जो है वो किससे सराउंड होता है, नेगेटिव से, ठीक है, और नेगेटिव जो है वो किससे सराउंड होता है, प्लस से, पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है ना। तो दैट सराउंड गिवन आयन इन एन आयनिक बॉडी, तो इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से सराउंड है, नेगेटिव पॉजिटिव से सराउंड है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड में के अंदर ऐसे तो हो तो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो देखो NaCl में देख सकते हो, Na जो है वो, ये NaCl में क्या होता है, ये जो Na पॉजिटिव है वो किससे सराउंड है, 6 क्लोरीन नेगेटिव से, और क्लोरीन नेगेटिव किससे सराउंड है, 6 Na पॉजिटिव से। तो इसलिए NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है। समझ आ गया। आयनिक कंपाउंड जो है इनमें कैटायन पॉजिटिव चार्ज, मतलब आयनिक कंपाउंड में ना, आयनिक कंपाउंड में कैटायन क्या होता है, तो जो कैटायन होता है, जैसे मान लो ये मेटल है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, होता है ऐसे। या आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है, और नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन को लेना, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज लगता है, जिसके कारण इनमें आयनिक बॉन्ड डेवलप होता है। तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाता है, तो ये कैटायन बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर माइनस चार्ज लग जाता है, तो उसको अनायन बोलते हैं। अब आगे ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब आयनिक बॉन्डिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, अब बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो जब आयनिक बॉन्ड बनने के दौरान, ठीक है, एक एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, बताया भी था मैंने आपको। तो कौन ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आपको पता है मेटल जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, है ना। अब याद रखना, जिस मेटल का साइज बड़ा होगा ना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी, ठीक है। तो ऐसी मेटल का साइज बड़ा होना चाहिए, जो बड़े साइज वाली मेटल होगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी ना तो इलेक्ट्रॉन को हम ना आउटर मोस्ट शेल से ईजिली निकाल सकते हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ये भली भांति समझ रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले उसको पढ़ो, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अगर मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी, अब हमने बोला कि भाई मेटल लूज इलेक्ट्रॉन देती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है, पर कैसे देती है, जिन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है ना वही इलेक्ट्रॉन क्या करती है, डोनेट करती है, ठीक है, क्योंकि बड़ी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जिन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजिली जो है उसको इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट शेल से हम ईजिली निकाल सकते हैं कम एनर्जी के साथ। तो अगर आपकी मेटल जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये कंडीशन है। कौन से फैक्टर हैं जिससे आयनिक बॉन्ड बनता है, तो पहला है आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें ये बोला गया है कि मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर पाएगी। सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्या है, अब बोलते क्या होता है, अब देखो जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, मान लो एक एटम है, नॉन मेटल है,
उसका काम है वो इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है ना। तो जब कोई भी एटम जो है एक या दो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अब देखो सोडियम फॉर एग्जांपल, सोडियम एक मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसकी सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो उसने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब क्लोरीन जो है उसकी हायर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हायर, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना। अब क्लोरीन के पास क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिससे उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और उसने अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव कर ली, ठीक है। तो याद रखना, अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, कंडीशन ये, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमेशा नेगेटिव वैल्यू में होती है, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी ना वही ईजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा जिससे बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और आयनिक बॉन्ड फार्मेशन जो है वो बनेगा। ये देखो मैंने बोला सोडियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा, किसको, क्लोरीन। और क्लोरीन के बारे में मैंने क्या बोला, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना क्लोरीन की, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन तभी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, जो सोडियम ने दिया है ना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाएगा। और जब एक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा तभी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं समझ आ गया। तो जिससे अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू जिस एलिमेंट की ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ईजिली गेन कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन वो गेन कर पाएगा तो बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और जिससे आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। अब लैटिस एनर्जी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गैसियस ऑपोजिट चार्ज आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। हाँ जी, तो बेटा ये कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब मान लो आपके एलिमेंट जो है गैसियस स्टेट में है, उनके ऊपर जो है ना अब ऑपोजिट चार्ज आएंगे। अब जैसे मान लो ये H है, ये Cl है, हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है ना। तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है, इसमें -1 है ना। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना, देखो ये जो ऑपोजिट चार्ज आयन है, प्लस और माइनस ऑपोजिट चार्ज आयन है, ये जब कंबाइन होते हैं ना, ये हाइड्रोजन देखो ये H2 गैस है ना, और ये क्लोरीन गैस है, ठीक है। तो जब ये कंबाइन होंगे तो क्या होगा, HCl बनेगा प्लस ये माइनस, ठीक है ना। तो जब ये कंपाउंड बनेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। तो जिससे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो मैंने क्या बोला कि जब गैसियस ऑपोजिट चार्ज आयन कंबाइन होती है ना, जब ये कंबाइन हुए ना, ये ऑपोजिट चार्ज आयन कंबाइन हुए तो 1 मोल बना। ये जब 1 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल क्लोरीन गैस ये कंबाइन हुए तो 1 मोल HCl बना, ठीक है। तो इसी क्रिस्टल को बोलते हैं, जब ये बनता है तो बड़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आपको पता है ना, मैंने बताया था जब दो गैसेस एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो जिससे उन दोनों के बीच आयनिक बॉन्ड बनता है और एनर्जी जो है बहुत बड़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो मेरा मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी ना उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी और उतने ज़्यादा चांस बनेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब किसी भी आयन के ऊपर अगर चार्ज ग्रेटर होगा जी, अगर आयन के ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा था ना, तो आयन के बीच में डिस्टेंस उतना ही कम होगा और उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, समझ गए, ठीक है। तो रिज़ल्ट ये निकला कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है इसमें, अगर आपको ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तभी स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब कि जितनी आप मान लो कि आपने कोई भी रिएक्शन करवाई, आपने कम एनर्जी दी, उस रिएक्शन को करवाने में बहुत कम एनर्जी दी,
लेकिन जब वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे ना, वो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो वो जितनी आपने एनर्जी दी उससे दुगनी एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे, तभी आपका आयनिक बॉन्ड जो है वो अच्छा बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ग्रेटर देन होती है आयनाइजेशन एनर्जी की। अब हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। कोई भी आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट जो है वो आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड बनता है ना, देखो बेटा, ऑपोजिट चार्ज आयन के बीच में दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिससे कंपाउंड वो हार्ड हो जाता है या फिर ब्रिटल होता है। ठीक है ना। अब क्रिस्टल स्टेट, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव को, अब क्रिस्टल नंबर 2 है क्रिस्टल, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, जिससे इसलिए आयनिक बॉन्ड जो है, अब देखो ये आयनिक बॉन्ड बना ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव से, जिससे इनमें के बीच आयनिक बॉन्ड बना। इसलिए आयनिक बॉन्ड में जो कंपाउंड बनता है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक नेटवर्क, एक मतलब लार्ज नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। अब आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना दो एटम के बीच में, उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बोलते उतनी ज़्यादा। अब देखो, दो एटम के बीच में जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो जब जिस केस में आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े, अब देखो कोई कंपाउंड ब्रेक होगा तो वो फिर मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो यही रीज़न है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी में ईजिली सोल्यूबल हो जाते हैं, क्योंकि पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, और ब्रेक अट्रैक्टिव फोर्स इन आयनिक कंपाउंड। अब मान लो ये देखो, ये नमक है, इनके बीच में बना है आयनिक बॉन्ड। अब पानी में नमक क्यों घुल जाता है, क्योंकि पानी जो है ना, इसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होती है। ठीक है ना। मतलब पानी का जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जो है वो Cl के पास नहीं, OH पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ जाता है, OH नेगेटिव यहाँ पे जाता है, बस अट्रैक्ट, इनमें दोनों अट्रैक्शन होती है। इसलिए मतलब ये आपको पता है जैसे कि जो पानी होता है ना, पानी के जो लिक्विड पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को कौन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, Na+Cl, जिसके कारण वो ईजिली घुल जाते हैं। दूसरा आप ये भी रीज़न दे सकते हो कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो ना 60 यानी कि आयनिक कंपाउंड की अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। इसलिए आयनिक कंपाउंड जो वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको पता है आयनिक कंडक्टर ना पुअर कंडक्टर है। जब कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होगा ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आयनिक कंपाउंड ना किसी आप लिक्विड स्टेट में होगा ना, जैसे आयनिक कंपाउंड सोल्यूशन बनाएगा या आयनिक कंपाउंड मेल्ट होगा, तभी वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है ना। क्योंकि जब ना कोई भी आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा, तो वो जब भी कोई कंपाउंड लिक्विड स्टेट में होगा तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और जब आयंस में वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ब्रेक हो जाएगा तो आयंस मूव करेंगे। तो जब आयंस मूव करेंगे तो वो करंट को कैरी करेंगे। ठीक है ना, ये रीज़न है। अब आयनिक रिएक्शन क्या होती है, तो आपको पता, कोई भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होके सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। और जिससे आयंस बनते हैं, उनमें प्लस और माइनस आयंस बनते हैं जो कि फास्ट रिएक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सिल्वर नाइट्रेट, प्लस माइनस। तो ये सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, है ना, इस तरह से। तो आयनिक कंपाउंड जब सोल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। बेटा मान लो ये दो एटम है, ये आपके दो एटम है। ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास एक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट। अब हाइड्रोजन जो अपना डुप्लेट कंप्लीट, अब हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होगा, जब अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, तो ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन क्यों करेगा, ताकि ये खुद को, कोई भी एलिमेंट बेटा अकेला नहीं रह सकता, कोई भी एलिमेंट जो है वो मतलब स्टेबल रहना चाहता है। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ शेयरिंग करेगा,
और ये हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से शेयरिंग करेगा, जिसके कारण इन दोनों के बीच ओवरलैप होगी और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गया। तो जो बॉन्ड जैसे मान लो 2 एटम है, ये 2 एटम थे, ये देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे बोला है 2 एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, जब 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये वाला हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। तो जब 2 एटम के बीच में शेयरिंग होती है, जिससे इन दोनों एटम के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, इस ओवरलैपिंग के और इस जब 2 एटम के बीच ओवरलैपिंग होगी, तो इस ओवरलैपिंग के दौरान हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों एटम के बीच, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रही हैं, तो वो सिंगल कोवलेंट होगा। देखो अब ये 2 एटम ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही हैं, देखो 2 एटम शेयर कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसको आप सिंगल बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी सिंगल बॉन्ड, अगर 2 एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, उसको सिंगल कोवलेंट बोलेंगे। अगर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो उसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। समझ आ गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। द पेयर बोलते, देखो बेटा, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंसी। कोवलेंसी क्या होती है, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहे हैं वो कहलाते हैं कोवलेंसी। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। और जो मतलब ना कोवलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो लॉन पेयर होते हैं। जैसे देखो ये NH3, N के कितने होते हैं 5, N जो है मैक्सिमम ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, तो 3 ये और 2 ये 4 5। तो देखो अब यहाँ पे NH3 है तो ऐसे बनेगा ना, इसको तो बेटा ये 5 ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 हाइड्रोजन थे वो मैंने लगा दिए 3 दिए, अब 2। अब ये जो है ये बॉन्ड पेयर है, ये जो है ये, और ये जो है अब ये जो है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं कर रहे। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं लॉन पेयर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर। ठीक है, अब आगे बहुत ही आगे हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, जब हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैप हो, जब याद रखना जब S और S में ओवरलैप हो, जब S और P में ओवरलैप हो, और जब P और P में ओवरलैप हो तभी सिग्मा बॉन्ड बनता है। आपको पता है S जो होता है वो स्फेरिकल होता है, P की शेप कुछ इस तरह की होती है ना। तो देखो S और S में ओवरलैप हुआ, ये 2 एटम है S वाले, इन दोनों में ओवरलैप हुआ तो SS ओवरलैपिंग कुछ इस तरह की होती है। जब S और P में ओवरलैप हुआ, ये S ये P ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, ओवरलैपिंग हुई, SP बन गया। जब P और P में ओवरलैपिंग हुई, ये देखो P और P दोनों क्लोज आए तो PP ओवरलैपिंग हो गई। तो SS SP और PP की ओवरलैपिंग से क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है कि ये मतलब 2 एटम है, ये 2 एटम है, ये 2 एटम है, ये क्लोज आए ना, बस इनके नाम है, ये S वाला एटम है, ये भी S वाला, ये S वाला P वाला, तो इनमें जब ओवरलैपिंग हुई तो कुछ इस तरह के बॉन्ड बने। अब याद रखना ये जो एक लोब बना, ये जो लोब बना, ये जो ओवरलैपिंग करने से लोब बना ना, इस एक लोब में ना, ये एक लोब जो है ना P ऑर्बिटल का, टेक पार्ट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है,
अब ओवरलैपिंग जो होती है वो सिग्मा में बहुत लार्ज एक्सटेंट में होती है और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है, और जब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होती है तो वो फ्री रोटेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साइड वाइज मतलब जैसे ये ऐसे साइड से ओवरलैपिंग होगी। देखो पाई बॉन्ड में सिर्फ एक ही मेथड से ओवरलैपिंग होती है, पी ओवरलैप। ये पी है। वो देखो ये साइड से ओवरलैप कर रहे हैं, ये देखो ये साइड से ओवरलैप की है ना, तो ये पी ओवरलैपिंग है ना। ये देखो ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं। अब पी दोनों लोब, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ एक लोब बन रहा है। ठीक है ना, पी ऑर्बिटल का एक लोब बन रहा है जो कि सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ पे कितने लोब बन रहे हैं, एक ये है एक ये, तो यहाँ पे दो लोब बन रहे, इसलिए ये तो पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ पे दो लोब जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग स्मॉल एक्सटेंट में आती है। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग कितनी ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग, लेकिन यहाँ से थोड़ी छोटी सी यहाँ पे, छोटी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल एक्सटेंट में ओवरलैपिंग होती है, इसलिए ये वीकर बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एक्सटेंट में ओवरलैप। अब जब पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करें तो वो फ्री रोटेशन नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर बताया कि पी ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर होती है SP और SS से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बताया है, PP इज़ ग्रेटर देन SP इज़ ग्रेटर देन, अच्छा ये सिग्मा बॉन्ड का बताया है। ये देखो PP ये ओवरलैपिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दोनों से। इज़ इट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे आगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, ये हिटलर और लंदन ने दी थी, और इसको मॉडिफाइड किया था पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो इसके बैलेंस बॉन्ड की थ्योरी क्या है, बोला कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो जब दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल, यानी कि देखो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये जब दोनों ओवरलैप करेंगे ना तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। अब देखो ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ने ओवरलैप किए, यहाँ पे ओवरलैप हुआ, और जब ये ऑर्बिटल बना ना इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे, ऑपोजिट स्पिन में होंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन में होने चाहिए। अब बोले वैलेंसी ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इट। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन, इसकी हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन। अब ये देखो दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। अब ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तभी ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, F2 में देखो ये कन्फिग्रेशन लिखी है ना F की, ये 2pZ1, मतलब ये कन्फिग्रेशन है। देखो ये जो है कितने हैं, 2p में कितने, outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 2 4 1 5, तो कितने 1 2 3 एक मिनट, अच्छा फ्लोरीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 3 4 5 6, एक मिनट बेटा एक मिनट जा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 2s2 है ना, तो ये 2s2 वाला है, यहाँ पे ये s वाला 2s2 है तो ये s वाला ऑर्बिटल, ये s वाला ऑर्बिटल, और p वाले ऑर्बिटल 2 2 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 p वाले ऑर्बिटल है, ये f का s वाला ऑर्बिटल है। यहाँ ऐसे लिखते हैं ना हम कन्फिग्रेशन 2s2 2p5, तो ऐसे, तो ये 2s2 वाला है और ये 2p5 वाले हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब देखो ये F2, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना। अब देखो मैंने बोला कि हम बैलेंसी कैसे करते हैं, जब हमने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाई। अब देखो यहाँ पे 2p, अब मैंने ना यहाँ पे 2p5 है तो मैंने इसको ऐसे लिखा 2px2 2py2 2pz1, इसका 2pz1 और इसका 2pz1 जब आपस में ओवरलैप किए तो ये देखो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन में अरेंज हो गए, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, PP ओवरलैप। अब H की कन्फिग्रेशन 1s से और P की कितनी है 2px2 2py2 है ना, तो देखो P की ये तो आपको पता ही है 2 2 4, ये 5 बन गए P वाले और S वाला ये, तो हमने हाफ फील्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करनी है। ये देखो तो यहाँ पे ना देखो 2p जो है वो 5 है, तो मैंने 2p5 है तो 2px2 2py2 2pz1 है ना, तो ये देखो 2px2 2py2 और 2pz1 यहाँ पे, और इसका हाइड्रोजन का 1s1,
जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई तो कुछ इस तरह से बना और ऑपोजिट स्पिन वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया, तो ये sp ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो बेटा ये अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड करो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। नहीं समझ आ रहा, बार बार इसको रिपीट मोड में वीडियो सुनना, क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर मतलब, तो वेस्पर की फुल फॉर्म है वी फॉर वैलेंस, एस फॉर शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वेस्ट में बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है कि उसके बैलेंस शेल, जो सेंट्रल एटम है ना, उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आगे भी देखेंगे, अभी समझ लो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो किसी भी जब हम ज्योमेट्री निकालेंगे ना कंपाउंड की, तो हम सेंट्रल एटम को चूज़ करते हैं और देखते हैं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल होते हैं ना, तो बिकॉज दे हैव, अच्छा अब देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल क्यों, मतलब कोई भी एलिमेंट है ना, जब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल होते हैं क्योंकि उनमें अगर जिनमें सेम चार्ज होता है वो रिपेल होते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होता है ना, ऑपोजिट चार्ज वाले अट्रैक्ट होते हैं। अब रिपल्शन के कारण ना बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, अब जितना बॉन्ड एंगल, अब आप देखोगे कि जितना बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा उतना वो कंपाउंड स्टेबल होगा। अब हम ऑर्डर ऑफ रिपल्शन का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो लॉन पेयर ज़्यादा रिपेल करती हैं, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम करते हैं, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्शन करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम समझेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा पहले आपने ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो बनाने का फ़ायदा तो ये है कि आप अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से सुनोगे और नोट्स बनाओगे और लर्न करोगे। तो कल मैं एक और वीडियो सेंड करूँगी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल वाला ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया था, थोड़े से 1-2 टॉपिक बचते थे, वो ज़रूरत नहीं है, वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो वो आपको मैंने क्लास में करवाया भी था, ये चैप्टर करवा रही थी, तो काफ़ी बच्चे अब्सेंट थे, तो मैं दोबारा से इसलिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो ये अपने हॉलीडे होमवर्क की नोटबुक में राइट कर लेना है, और आपकी फेयर नोटबुक भी 4th यूनिट तक कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।